हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीएससी नोट्स। तो आज हम है ना कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं पहली यूनिट के जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनी एंड प्रोटोजोआ। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? तो आजकल क्या होता है कि हमको है ना किसी एनिमल या कोई प्लांट है, उसको हमको नाम देना है, तो हम सोचेंगे कि हम उसको क्या नाम दें। जैसे अब हर जगह का अलग अलग नाम होता है। अब मैं एप्पल बोलती हूँ, कोई सेब बोलता है, अब कोई और कुछ बोलेगा। तो वही हमको एक ऐसा स्पेसिफिक नाम लेना है उस चीज़ का, जिससे पूरा वर्ल्ड वाइड कोई भी लोग उसका वो नाम लें तो समझे कि हम एक इसकी या एक एप्पल की बात कर रहे हैं। ठीक। तो जो इंटरनेशनल कांग्रेस थी जूलॉजी की, उन्होंने ऑर्गेनाइज क्या किया, एक इंटरनेशनल कमीशन ऑर्गेनाइज किया। किस पे ऑर्गेनाइज किया? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पे उन्होंने एक इंटरनेशनल कमीशन ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। जो रूल्स बनाए कौन से साल में? 1901 में उन्होंने रूल्स सेट किए। फिर क्या एक्सेप्ट किया? एक प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया उन्होंने, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। इन्होंने एक प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया। फिर उसमें जो रूल्स थे, वो जो कोड्स थे, जो भी रूल्स थे, इनको वापस से रिवाइज किया गया, वापस से बना गया। इनमें जो भी थोड़े बहुत चेंजेस थे उन्होंने वापस किए। कब किए? 1958 में रिवाइज्ड फॉर्म आया उसका। उसके बाद और रिवाइज किया उन रूल्स को, और अब जो रीसेंट एडिशन है वो 1964 का एडिशन है। अब 1964 के एडिशन में कुछ रूल्स थे, जो स्पेशल फीचर्स थे वो ये थे कि जो साइंटिफिक नेम है एनिमल का साइंटिफिक नेम है या प्लांट का, वो लैटिन मस्ट बी इन लैटिन, वो लैटिन में होना चाहिए। और प्रिंटेड किस में होना चाहिए? इटैलिक्स में प्रिंटेड होना चाहिए। जो नॉमेनक्लेचर है, जो नाम है, ये कौन सा सिस्टम अडॉप्ट होना चाहिए? उसमें बाइनोमियल सिस्टम होना चाहिए। और किसी स्पीसीज को स्पेसिफिकली बताना है तो ट्राइनोमियल हम यूज़ करेंगे। बाइनोमियल में स्पेसिफिक नेम तक आएगा और ट्राइनोमियल में सब स्पेसिफिक नेम तक हम बात करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ जीनस इज़ अ सिंगल वर्ड। जो जीनस का नाम है ये एक सिंगल वर्ड होगा, और वो किससे शुरू होगा? कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे पेंथेरा डोमेस्टिका में जो ये जीनस है, ठीक, ये क्या है? जीनस किससे शुरू हो रहा है? कैपिटल लेटर से। और जो ये है स्पीसीज का नाम। तो ये इसमें दो वर्ड्स हैं, एक और ये दो। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये है बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम जिसमें दो वर्ड्स है, एक जीनस और दूसरा स्पीसीज। नेम ऑफ द स्पीसीज ऑलवेज इंडिकेट्स इट स्पेसिफिक क्वालिटी। जो स्पीसीज का नाम है वो उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी बताएगा। जो सब स्पीसीज का नाम है वो किसको फॉलो करेगा? स्पीसीज के नाम को। सब स्पीसीज मतलब स्पीसीज के अंडर में आ रहा है। ठीक है। और साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मस्ट बी डिफरेंट। हर किसी का नाम और उसकी हर चीज़ अलग होगी। और जो 1758 के पहले जितने भी नाम दिए थे, 1758 के पहले जितने भी नाम दिए थे, वो अब उनको फॉलो नहीं किया जाएगा, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। पर अगर कोई ऐसा नाम है जो इंटरनेशनल कोड को फॉलो कर रहा है तो वो रिकॉग्नाइज करे जाएंगे। The name of the author who publishes the name when describing it should follow the species name and should rarely be abbreviated and is written in Roman types। मतलब समझ लो दो नाम का कोई स्पीसीज है। अब जो ये स्पीसीज का नाम जिसने बनाया है, वो जैसे दो नाम का जीनस, स्पीसीज, और फिर यहाँ पे उसका नाम आएगा जिस साइंटिस्ट ने या जिसने भी उसका नाम दिया। The name of the family is formed by adding to the name of one of the genera। जो फैमिली का नाम है वो किससे बनेगा? उसमें हमको नेम ऑफ द जो नाम है जेनेरे का उसको भी हम ऐड करेंगे, इंक्लूडिंग इन इट एंड सब फैमिलीज फॉर्म बाय एडिंग INI। और जो सब फैमिली है उसमें हम क्या ऐड करेंगे? INAI ऐड करेंगे टू द सेम जेनेरिक नेम, उस सेम जेनेरिक नेम में। ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं इनिशियल नॉलेज ऑफ
जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इनिशियल जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी 1758 में शुरू हुआ था। ये जो डेट है इस दिन पे है ना क्या पब्लिश हुई थी? एक बुक पब्लिश हुई थी, एक चीज़ पब्लिश हुई थी। 10th एडिशन ऑफ लीनियस सिस्टम पब्लिश हुआ था, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, डेलिमिनेशन और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आ रही थी। किसके अंडर में? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंडर में आइडेंटिफिकेशन, डेलिमिनेशन और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आ रही थी। फिर जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ये एक बहुत अच्छा है ना कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा था। किसके बीच में? अगर दो से ज़्यादा बायोलॉजिस्ट के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा था। इसके बाद फाइलोजेनी क्या होती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि वो कैसे इवॉल्व होके आए हैं। जो animals suggest that the diverse phyla of invertebrates as we see them today has evolved as a result of gradual changes spread over an immense period of geological time। टाइम के साथ साथ और जो भी इन्वायरमेंट है इनमें चेंजेस हैं, उन सब चेंजेस से जो आज हम एनिमल्स देख रहे हैं वो सब इवॉल्व होके आज वो इस कंडीशन में हमको दिख रहे हैं। In the absence of fossil records of Archaeozoic era, it is rather impossible even to guess about the animal ancestry। जो फॉसल रिकॉर्ड्स है नहीं तो आज अब ये बहुत इम्पॉसिबल हो गया है कि हम किसी एनिमल की एंसेस्ट्री के बारे में हम पढ़ सकें या गैस कर सकें। जूलॉजिस्ट ये बिलीव करते थे, ऐसा सोचते थे कि जो प्रिमिटिव एल्गी है उससे ही प्रोटोजोआ इवॉल्व हुआ है, विच फर्स्ट एरोस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिससे पहले फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है और फिर मेस्टिगोफोरा आए। फिर इन कोर्स ऑफ टाइम दे गिव राइज टू अदर प्रोटोजोन। टाइम के साथ साथ फिर उन्होंने दूसरे प्रोटोजोन्स को राइज दिया एज वेल एज स्पॉन्जेस को भी। स्पॉन्जेस में पॉरीफेरा। द सीलेंट्रेट्स आर बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द प्रिमिटिव मल्टी न्यूक्लिएट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। जो सीलेंट्रेट्स हैं इनमें ऐसा सोचा है कि कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? प्रिमिटिव पहले के जो मल्टी न्यूक्लिएट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है, ऐसे प्रोटोजोन जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं और उनमें सीलिया है, तो उनसे सीलेंट्रेट्स है ना इवॉल्व हुए। एंड इट रिसेंबल्ड अ प्लेन्युला लार्वा, और उसमें प्लेन्युला लार्वा भी आने लगे। फिर जो प्लेन्युला लाइक स्ट्रक्चर थे उनमें से सीलेंट्रेट्स अरोज हुए, सीलेंट्रेट्स आए, और द टीनोफोर्स एंड द एसील फ्लैटवर्म्स, टीनोफोर्स भी और एसील फ्लैटवर्म्स भी उसमें से अरोज हुए। फिर अब फ्रॉम प्रिमिटिव एसील फ्लैटवर्म, पहले के जो पुराने जो प्रिमिटिव एसील फ्लैटवर्म से अरोज अदर प्लेटीहेलमिन्थिस। फिर इनमें से कौन आए? प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस और निमेटेरेंस, ये एनालिड्स भी बोल सकते हैं। फिर जो सिंस द ट्रोकोफोर लार्वा अपीयर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एनालिड, जब एनालिड्स का डेवलपमेंट होता है उसमें ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज भी आती है, और मॉलस्को में भी ऐसा होता है। इट इज़ बिलीव दैट ट्रोकोफोर लाइक एनिमल्स वॉज द एंसेस्टर ऑफ बोथ दिस ग्रुप। इसलिए ये पता चलता है कि जो ट्रोकोफोर है ये एंसेस्टर है किसके? एनालिड्स और मॉलस्क के एंसेस्टर्स हैं। फिर आता है जो ट्रोकोफोर लाइक एंसेस्टर्स itself seems to have evolved from the planula like metazoa ancestor। फिर ये बोला है कि जो ट्रोकोफोर है वो भी किसी से इन्वॉल्व हुआ है। किस में से इवॉल्व हुआ है? इवॉल्व हुआ है किससे? प्लेन्युला से। प्लेन्युला की कौन सी स्टेज से? मेटाजोआ एंसेस्टर से। Further, the onychophora, which are connecting link between annelid and arthropoda, have led us to presume that the arthropods have evolved from annelids। फिर जो onychophora है ये किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? ये कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और अर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो अर्थ्रोपोडा है ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? एनेलिड से इवॉल्व हुए हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ एकाइनोडर्म्स द डायप्लूरल स्टेज इज ऑफ कॉमन ऑकरेंस। जो डेवलपमेंट होता है जब एकिनोडर्म्स का, तो उसमें जो डायप्लूरल स्टेज है ये एक कॉमन स्टेज है। फिर जो ट्रोकोफोर है लाइक ट्रोकोफोर द डायप्लूरो लाइक एंसेस्टर इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी डिराइव फ्रॉम द प्लेनर लाइक एंसेस्टर। तो ये जो डायप्लूरो है इसका भी एंसेस्टर कौन है भाई? प्लेन्युला एंसेस्टर है। द हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स ऑल्सो हैव एंसेस्ट्रल लिंक्स विद डायप्लूरा। फिर जो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स है इनके भी ये डायप्लूरा इनका वो है एंसेस्टर भाई। हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का कहीं ना कहीं उनके बीच में लिंक्स हैं। इसके बाद
बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देखेंगे, इसका शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बायनोमियल का। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्ल लाइनस है, ये पहले इंसान थे जिन्होंने बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को यूज़ किया था। ही यूज लैटिन और लैटिनाइज वर्ड फॉर दिस पर्पस। उन्होंने क्या यूज़ किया? लैटिन और लैटिनाइज वर्ड्स यूज़ किए इस पर्पस के लिए। फिर जो 10th एडिशन था सिस्टम नेचरा, ये कब पब्लिश हुआ था? 1758 में, जिसमें सारे एनिमल्स और प्लांट्स के नाम थे जो किस में लिखे हुए थे? बायनोमियल नेम्स में लिखे थे, और जो आज तक फॉलो होते हैं। और इन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी स्पीसीज इज डिजाइनेटेड बाय 2 नेम्स। जो हर स्पीसी है उनको किस टाइप से डिज़ाइन करके लिखा गया है? 2 नाम से। पहला जेनेटिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। फॉर एग्जांपल लॉयन, टाइगर, डोमेस्टिक कैट। तो लॉयन को बोलेंगे पैंथेरा लियो, टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस, और डोमेस्टिक कैट को पैंथेरा डोमेस्टिका। पैंथेरा क्या है? तीनों का जेनेटिक नेम है, जेनेरिक नेम या जेनेटिक नेम। तो तीनों में ये सेम है, ठीक। ऑल द 3 काइंड्स ऑफ एनिमल, वाइल लियो, टिग्रिस और डोमेस्टिका ये इनके स्पेसिफिक नेम है। जो जेनेरिक नेम है वो हमेशा नाउन होगा और किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। बाकी जो स्पेसिफिक नेम है ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, और इसको कभी हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे। और जो स्पेसिफिक नेम होगा एनिमल का आर गिवन इन ऑनर ऑफ पर्सन, और जो स्पेसिफिक नेम रहेगा वो किसी इंसान के ऑनर पे दिया जाएगा। अगर वो इंसान मैन होगा, कोई इंसान मैन है तो लड़का है, मेल है, तो जो स्पेसिफिक नेम होगा वो किस पे ख़त्म होगा? आई पे ख़त्म होगा, आई पे ख़त्म होगा। जैसे ल्यूम्ब्रिकस फ्रेंडी। अभी इसका नाम जो दिया है ल्यूम्ब्रिकस फ्रेंडी, जिसने दिया है रेव एच फ्रेंड, ये कोई मेल है तो इसका नाम जो उसका स्पेसिफिक नेम है वो आई पे ख़त्म हो रहा है। पर अगर कोई जो पर्सन है वो फीमेल है या वुमेन है तो जो वो नाम दे रही है उस नाम में ए ई आएगा, ठीक। इसके बाद अपन देखते हैं in scientific literature it is general practice to write a specific name followed by the name of person who first described the species and the year when he did so। जैसे अगर अपन को अब है ना, अगर अपन ने नाम लिख दिया कोई भी एनिमल का, उसके बाद अगर हमको उस साइंटिस्ट का नाम भी लिखना है जिसने उसका ये नाम दिया है, तो अपन है ना इसका जेनेटिक नेम, स्पेसिफिक नेम, और उसके बाद अपन इधर उस साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक। जैसे अब पहला जो साइंटिफिक नेम, जैसे अपन एक मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। अब किसने दिया है? लाइनस ने दिया और लिनस ने दिया, और कब कौन सा साल में दिया वो भी लिख दिया। इफ़ द स्पीसीज इज आफ्टर इट्स पब्लिकेशन इट इज ट्रांसफर टू अदर जीनस नेम और द जेनेरिक नेम इज फर्स्ट चेंज द फर्स्ट ऑथर्स नेम इज रिटन इन ब्रैकेट, या तो हम उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरो लियो लीनस मीन्स दैट द स्पेसिफिक लियो वॉज ओरिजिनली असाइंड बाय लीनस। इसका ये मतलब है कि जो लियो है ये किसने असाइन किया? लीनस ने, टू सम अदर जीनस फेलिस, ठीक। इसके बाद अपन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखना है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने किया था? विटेकर ने किया था। जो इसने 5 किंगडम में डिवाइड किया था, एनिमल, प्लांट, फंगी, प्रोटिस्ट और मोनेरा। दे आर क्लासिफाइड। इसने 5 क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था? सेल का स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, इनके न्यूट्रिशन का मेथड, रिप्रोडक्टिव मेथड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था। इसके बाद क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो इन अ प्रॉपर स्टडी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इट इज़ नेसेसरी दैट लिविंग बींग्स with different properties and characteristics should be kept in different categories। लिविंग वर्ल्ड में अगर हम अच्छे से उसकी स्टडी करें तो ये हमारे ये बहुत ज़रूरी है कि हर जो अलग जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, उन चीज़ों को हमको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके रखना चाहिए। इन दिस वे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को इनको अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके कैरेक्टर्स, इनके वर्क, इनके रिप्रोडक्शन के न्यूट्रिशन, इन सब मेथड के बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। अगर इन इंग्लिश 2 वर्ड्स आर यूज फॉर टेक्सोनॉमी। इंग्लिश में 2 वर्ड्स यूज होते हैं टेक्सोनॉमी के लिए, एक टेक्सोनॉमी और एक सिस्टमैटिक्स। अब कार्ल लिनस है, इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टम नेचुरा।
किस पे बेस्ड थी? सिस्टमैटिक पे बेस्ड थी इन द मॉडर्न एरा। किस पे? मॉडर्न एरा पे। बोथ दीज टर्म्स यूज फॉर प्लांट्स एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। ये जो भी टर्म्स यूज़ की थी इसमें, ये प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पे थी। द फंक्शन ऑफ टेक्सोनॉमीज, जो फंक्शन है टेक्सोनॉमी का, ये किस पे बेस्ड है? मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं, ये चार्ट है, ये याद कर लेना कि जो प्रोटिस्टा है, पहले तो सबसे छोटा वो है किंगडम मोनेरा। मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया आता है, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। फिर किंगडम प्रोटिस्टा में पैरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्रिसोफाइटा, माइकोटा, स्पोरोजुआ, जूमेस्टिगोगिरिया और सीलियोफोरा। ऐसे ऐसे करके इनका ये पूरा क्लासिफिकेशन है, ये देख लेना। इसके बाद अपन देखते हैं लोअर और हायर इनवर्टिब्रेट्स के बीच का डिफरेंस। तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनका साइज स्मॉलर होता है और इसमें हाई इनका साइज बड़ा होता है, और फिर इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रहता है। इसके बाद इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स रहता है। ये रेडियल और नो सिमेट्री भी रहती है, इसमें बायलेटरल सिमेट्री ही प्रेजेंट रहती है। और इनमें जो जर्म लेयर्स होती है 200 जर्म लेयर होनी चाहिए, वांटिंग होती है, और 223 जर्म लेयर्स भी प्रेजेंट रहती है। इसमें सिर्फ 3 रहती है, मीजो और एंडो। ठीक, 3 जर्म लेयर रहती है। इसमें सीलोम या सूडोसीलोम, इसमें नो सीलोम होता है, सीलोम नहीं होता है, सूडोसीलोम होता है, इसमें ट्रू सीलोम रहता है। इसमें माउथ और एना सेपरेट नहीं होता है, इसमें सेपरेट होता है। नो मस्कुलर गट, इसमें एक ट्रू मस्कुलर गट है। वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं है, उसमें बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम है। फिर शिजोकोनी क्या होता है? ये शिजोकोनी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। शिजोकोनी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कुछ प्रोटोजोन्स में होता है, इन विच आफ्टर अ वेरिंग ऑफ नंबर, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जो सेल होती है वो डिवाइड होती है, बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। ये एक टाइप का एसेक्सुअल मल्टीपल फिजन है, जैसे प्लाज्मोडियम में होता है। जो लाइफ साइकिल होती है ये किसमें? लिवर से शुरू होती है और रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन तक होती है, लिवर से शुरू होती है और रेड ब्लड सेल्स में भी पहुंच जाती है। जो पैरासाइट होता है स्पोरोजोइट, वो होस्ट सेल की बॉडी में एंटर करता है और ग्रो करने लगता है और सेल के जो कंटेंट्स हैं उन पर फीड करने लगता है। फिर ये है ना मल्टीपल फिजन में जाती है, मल्टीपल एसेक्सुअल फिजन में। इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल बनते हैं जिनको बोलते हैं मीरोजोइट। जो होस्ट सेल वॉल रहती है, होस्ट की सेल वॉल रहती है, वो रप्चर हो जाती है, जिससे परमिटिंग ईच इंडिविजुअल टू इन्वेड अ न्यू रेड ब्लड सेल्स एंड रिपीट द प्रोसेस। जिससे होस्ट सेल, जो लिवर सेल रहती है, वो रप्चर हो जाती है, तो जो ब्लड में चले जाते हैं और वहाँ पे भी फिर मल्टीपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं या शिजोगोनी शुरू कर देते हैं। ठीक, अब प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीशीज़ के नाम और उनके मलेरियल डिसीजेज जो उनके थ्रू ऑकर होती हैं वो देखते हैं। तो पहले प्लाज्मोडियम बायोफिक्स होता है। ये एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया कॉज करता है। इसमें जो फीवर रहता है वो हर 3 दिन में आता रहता है, आफ्टर या तो 48 आवर्स में बोल सकते हैं। ये कोई डेथ कॉज नहीं करता है पेशेंट को। द इंसिडेंस ऑफ डिसीजेज वर्ल्ड वाइड मेनली इन टेम्परेट रीजन, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर ये होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया में क्या होता है? ये भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्वार्टन मलेरिया होता है, जिसमें हर 4 दिन में फीवर आता है, जैसे 72 आवर्स में आता है फीवर। ये बहुत लंबे समय तक चलता है। 40 ईयर्स और मोर इज इन अनट्रीटेड पर्सन, 40 साल के ऊपर जो होता है वो ट्रीट नहीं हो सकते हैं। दो इट ऑर्डिनरीली डज नॉट प्रूव फेटल टू द पेशेंट, पर ये एकदम पेशेंट को मारता नहीं है। द क्रॉनिक इन्फेक्शन समटाइम्स गिव राइज टू लिथल किडनी कंडीशंस, पर जो ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो किडनी की कंडीशंस खराब होने लगती है। द डिसीजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑकरेंस बट इज मेनली कन्फाइंड बाई ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा होती है। फिर प्लाज्मोडियम ओवेल में क्या होता है? सब टर्शियन टाइप ऑफ मलेरिया। इसमें सब टर्शियन टाइप का मलेरिया होता है, वेरी मच टू द टर्टेन मलेरिया एंड इज कॉज बाय पी ओवेल। इसमें टर्टेन टाइप का फीवर होता है, इसमें हर 3 दिन में फीवर आता है। और ओवल मलेरिया इज़ नॉट ग्रेटली हार्मफुल, ये कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता और ये ट्रॉपिकल अफ्रीका में ज़्यादा कॉज होता है। फिर प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, ये मेलिग्नेंट
टेन मलेरिया मैलिग्नेंट मतलब बहुत खतरनाक फीवर होता है। इसमें जो फीवर की साइकिल रहती है 48 आवर्स की रहती है। बिकॉज ऑफ इट्स पीरियोडिसिटी इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनिया फीव इज इरेगुलर। इसकी जो पीरियोडिसिटी है, इससे क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स में जो शिजोगोनी की प्रोसेस हो रही है ये इरेगुलर होती है, कभी भी होने लगती है, कभी भी बंद होती है, कभी भी होती है। दिस मलेरिया ऑफन शो डेली अटैक ऑफ फीवर। इससे हमको डेली फीवर आता है और बहुत ज़्यादा फीवर आता है। तो और ये फीवर जो आता है ना, इससे इंसान का ब्रेन जो होता है वो अफेक्ट कर जाता है और इससे इंसान मर भी सकता है। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस फीवर किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। सिर्फ डेथ इससे कॉज होगी, इन तीन से नहीं होगी। अब अपन को डेफिनेशन देखनी है ऊकाइनेट की, इंक्यूबेशन पीरियड, स्पोरोगोनी और गेमेटोसाइट्स की। फिर ऊकाइनेट क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो आफ्टर फ्यूजन ऑफ, जब मैक्रो एंड माइक्रो गैमेट जाइगोट इज फॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है प्लाज्मोडियम में, मॉस्किटो में, जब फ्यूजन होता है मैक्रो और माइक्रो गैमेट का, जाइगोट बनता है। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट बनता है। जो जाइगोट रहता है वो राउंड हेड रहता है, मोशनलेस रहता है, मूव नहीं करता है, बट वो स्लोली क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है, वर्मी फॉर्म हो जाता है और धीरे धीरे मोटाइल होने लगता है, मूव करने लगता है। ये कोई ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करता है, जिसको वर्मिक्यूल बोलते हैं या ऊकाइनेट बोलते हैं। इसकी मेजरमेंट लगभग 15 से 22 म्यू या लेंथ होती है और विड्थ 3 म्यू तक होती है। और जिसके मूव एग्जिबिटिंग ग्रेगाइन ग्लिडिंग और अलग अलग टाइप के मूवमेंट शो करता है और कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। जो और फिर है ना, ये मेम्ब्रेन की गट में चले जाता है, उसके पास चले जाता है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जो ड्यूरेशन बिटवीन इनिशियल स्पोरोजोइड इन्फेक्शन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द पैरासाइट इन द ब्लड इज टर्म्ड एज प्री पेटेंट पीरियड। जो ड्यूरेशन होता है इनिशियल स्पोरोजोइड इन्फेक्शन से और जब तक फर्स्ट अपीयरेंस आता है, पहली बार जब वो दिखता है, जो हमको सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो ब्लड में जो पैरासाइट रहता है वो ब्लड में पहली जब पहुंचता है तो उसको बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। इट वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज बीइंग ऑफ अबाउट 8 days इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हर स्पीसीज में अलग अलग होता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 8 दिन का होता है। द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन, जो पीरियड होता है इन्फेक्शन से लेके फर्स्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मलेरियल सिम्टम। जो इन्फेक्शन का पीरियड से लेके जब तक हमको मलेरिया का पहला सिम्टम नहीं दिखता है, तब तक वो इंक्यूबेशन पीरियड उसको बोलते हैं, विच इज़ अबाउट 10 to 17 days। इसमें 10 से 17 दिन तक का रहता है। अब स्पोरोगोनी क्या होता है? ईच oocyte ऑफ प्लाज्मोडियम एंटर्स अ फेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर oocyte का, हर जो oocyst होता है प्लाज्मोडियम का, वो कहाँ एंटर करता है? पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन में जाता है, उसको स्पोरोगोनी बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है मियोसिस से और फिर सब्सिक्वेंटली फिर माइटोसिस से करता है और उसमें बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। और उसी टाइम पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी क्या करता है? वो बहुत बड़े बड़े वैक्यूल डेवलप करता है और एक स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, इन विच उसमें है ना, फिर जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्मिक मासेस बना लेता है बहुत सारे, जो किस पे कनेक्ट हो जाते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पे कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर जो डॉटर न्यूक्लियर रहता है वो अपने आप को अरेंज करता है किसमें? देमसेल्फ अलोंग द, जो फ्री मार्जिन्स पे, साइटोप्लाज्मिक के मासेस के फ्री मार्जिन्स पे। फिर वो किसमें? फिंगर लाइक बन जाता है, जैसे स्लैंड फिंगर लाइक सिकल शेप का बन जाता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। फिर स्पोरोजोइड्स के टेपरिंग एंड्स रहते हैं, ये ऐसा रहता है स्पोरोजोइड्स। इसमें एक न्यूक्लियस रहता है, इसके टेपरिंग एंड्स रहते हैं, टेपरिंग एंड्स, ठीक। इसमें टेपरिंग एंड्स रहते हैं और बीच में एक सिंगल न्यूक्लियस रहता है। मलेरियल पैरासाइट स्पोरोब्लास्ट इज एब्सेंट। इसमें स्पोरोब्लास्ट एब्सेंट रहता है और स्पोरोजोइड आर दस फॉर्म डायरेक्ट फ्रॉम द oocytes। जो स्पोरोजोइड्स रहते हैं वो डायरेक्ट oocyte से बनते हैं। जब स्पोरोजोइड फुल्ली ग्रो जाते हैं फिर साइटोप्लाज्म में से रिलीज हो जाते हैं और वो खुद एक स्पोरोजोइड बन जाते हैं और फिर वो लिबरेट हो जाते हैं बॉडी कैविटी में। फिर वो मोटाइल हो जाते हैं, फिर वो अलग अलग ऑर्गन्स में मूव करते हैं बॉडी की और मॉस्किटो की, और फिर धीरे धीरे करके सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं मॉस्किटो की। फिर इन मॉस्किटो द होल सेक्सुअल साइकिल इज कम्प्लीटेड। जब मॉस्किटो में चल जाते हैं तब वो पूरी अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करते हैं, 10 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है कि वो कब तक अपनी साइकिल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट में क्या होता है? जो सेक्सुअल साइकिल रहती है प्लाज्मोडियम की, व्हेन द इम्पल्स ऑफ मल्टीपल
multiply asexually by schizogony is exhausted. The mesozoites do not proceed ahead with erythrocytic cycle, but after entering the red corpuscles, increase size to become rounded gametocyte. जो एसेक्सुअल साइकिल रहती है प्लाज्मोडियम की, वो क्या होती है, जो व्हेन द मल्टीप्लाई एसेक्सुअली, ये ना एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं शिज़ोगोनी की प्रोसेस से, और थक जाते हैं फिर मीजोजोइट्स में। फिर जो मीजोजोइट्स होते हैं फिर वो इरिथ्रोसाइटिक में नहीं जाते हैं, बट जब वो एक बार चले जाते हैं तो वो बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं, बड़े बड़े साइज़ के गेम बन जाते हैं, राउंड गेमिटोसाइट्स। फिर ये जो गेमिटोसाइट्स रहते हैं फिर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। फिर बीइंग ऑफ टू टाइप मेल, दो टाइप के होते हैं, मेल या मेल होते हैं माइक्रो, और फीमेल बनते हैं मेगा। फिर माइक्रो जो होते हैं वो छोटे रहते हैं और उनमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस रहता है, और जो मेगा रहते हैं वो जो मेगा रहते हैं वो लार्ज रहते हैं और उनमें न्यूक्लियस छोटा रहता है। माइक्रो छोटे होते हैं और न्यूक्लियस बड़ा होता है, और मेगा बड़े होते हैं उनका न्यूक्लियस छोटा रहता है। फिर जो गैमेटोसाइट्स रहते हैं वो तो डिवाइड नहीं करते हैं, बट रिमेन्स एज इंट्रासेलुलर पैरासाइट, पर ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स के से रहते हैं विद इन देयर होस्ट ब्लड कार्पसल, जो होस्ट का ब्लड है उनमें ही रहते हैं, अंटिल दे इधर डाई और इंजेस्टेड बाय द वेक्टर इन विच दे कंटिन्यू देयर डेवलपमेंट। या तो ये उधर ही रह के मर जाएंगे, या तो वो वेक्टर उसको लेगा, इंजेस्ट करेगा, और फिर वो अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यू रखेंगे। फिर आता है राइट द नेम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है। उसके बाद डिस्क्राइब द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम। ट्रोफोजोइट एक एक्चुअल अडल्ट स्टेज है प्लाज्मोडियम की, जिसमें आरबीसीज होते हैं, विच इज़ फाउंड आरबीसी ऑफ मैन में मिलते हैं। ट्रोफोजोइड ये यूनिसेलर बॉडी रहती है, राउंडेड रहती है, डिस्क शेप रहती है, जिसमें जो सराउंडेड होती है बायलेयर साइटोप्लाज्म से, जिसमें क्या होता है वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल वेसाइकल, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स रहते हैं जो छोटे छोटे वेसाइकल से बनी रहती है। इसमें राइबोसोम्स रहते हैं इनकी वॉल में, फ्री राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म, फ्री राइबोसोम्स रहते हैं साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रियल गोल्जी कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स ये सब प्रेजेंट रहते हैं। फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, उनको लिक्विड फॉर्म में खाना मिलता है ब्लड से, मैन के ब्लड से। फिर राइट द नेम ऑफ 4 प्रोटोजोन पैरासाइट्स और उनकी डिजीजेस। तो डिसेंट्री, एंटामीबा, हिस्टोलिका, कालाजार, लीशमैनिया, डोनोवनी, पायरोरिया, ये सब मैंने 4-5 डिसीजेस लिख पाई है, मेरे वीडियो पे जाके देख लेना प्रोटोजोन्स एंड इट्स डिसीजेस पे। इसके बाद व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो है ना, प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन उसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे हुआ है। उसके बाद विच फैलम एनिमल बिलोंग्स इन द ड्यूट्रोस्टोमिया, तो एकिनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा ये ड्यूट्रोस्टोमिया में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे तो बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और समझ आ गया हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको सारे क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।